Our chapter of elimination reactions is in progress. In previous lecture we have discussed about the mechanism regioselectivity of even reactions. In today's lecture we will focus upon the stereochemistry of the even reaction and its competition with the E2 reaction. My course is Organic Chemistry 2 and my name is Dr. Tahir Makbool. So ऑब्जेक्टिव ज़्यादा कोई कॉम्प्लिकेटेड नहीं है. सबसे पहले हम जो डिस्कस करेंगे दैट इज़ स्टीरियोकेमिस्ट्री ऑफ E1 रिएक्शन और फिर हम डिस्कस करेंगे इट्स का कंपटीशन E2 रिएक्शंस के साथ. उन कंडीशंस को डिस्कस करेंगे जिन कंडीशंस के अंदर E2 फेवरेबल है या E1 फेवरेबल है. ठीक है, तो ये तीन छोटे छोटे ऑब्जेक्टिव हैं जिनको अचीव करने की कोशिश करेंगे. अगर आपने प्रीवियस लेक्चर देखा हुआ है, आप E1 और E2 दोनों को कम्प्लीटली वॉच कर लिया है और E1 का एक लेक्चर भी देख लिया है, देन आप इस लेक्चर को वॉच करेंगे तो आपको ज़्यादा क्लैरिटी मिलेगी, ज़्यादा समझ आएगी, कॉन्सेप्ट बिल्डअप होगा. अगर उनमें से कोई लेक्चर मिसिंग है या आपने पार्शली देखा है तो फिर आप पहले उसको देख लें, उसके बाद फिर इसको जो है वो देखें. चलें जी, स्टीरियोकेमिस्ट्री के हवाले से थोड़ा सा रिवाइज कर दूं. प्रीवियसली E2 रिएक्शन के अंदर हमने देखा था कि अगर आपके पास बीटा हाइड्रोजन जो है जिससे बीटा कार्बन जो है जिससे हाइड्रोजन रिमूव होना है, उसके पास दो हाइड्रोजन है तो आपके पास दोनों प्रोडक्ट E और Z बनती थी. लेकिन डेफिनेटली जो ज़्यादा स्टेबल अल्कीन होती थी, यानी कि जहाँ पे बल्कियस ग्रुप सेम ऑन अपोजिट साइड होते थे, वो अल्कीन क्या करती है, डोमिनेट करती है इन केस ऑफ E2 रिएक्शन. अगर आपके पास जो बीटा कार्बन है उसके पास दो हाइड्रोजन है. रीज़न उसकी क्या थी, रीज़न याद है अगर आपने देखा हो कि वहाँ पे दो एंटी कन्फर्मेशन जो हैं वो पॉसिबल थी और दोनों एंटी कन्फर्मेशन जो हैं वो लीड करती थी प्रोडक्ट अल्कीन की तरफ. एक एंटी कन्फर्मेशन से आपको E मिलती थी और दूसरी एंटी कन्फर्मेशन से आपको Z मिलती थी. नो डाउट जो ज़्यादा स्टेबल थी, जहाँ पे बल्कि उस ग्रुप एक दूसरे के अपोजिट साइड पे होते थे, वो अल्कीन जो है वो डोमिनेट करती थी. तो ये कुछ प्रीवियस लेक्चर के हवाले से समरी है. दूसरी हमने क्या चीज़ देखी थी कि अगर उसके पास जो बीटा कार्बन जहाँ से प्रोटॉन में जाना है, अगर वो उसके पास एक ही हाइड्रोजन है तो डेफिनेटली एक ही एंटी कन्फर्मेशन पॉसिबल है, तो उसके नतीजे के तौर पर एक ही प्रोडक्ट बनती थी और वो प्रोडक्ट E या Z होना वो डिपेंड करता था जो रिएक्टेंट है उसकी कॉन्फ़िगरेशन के ऊपर. ये हमने एग्जांपल के साथ पढ़ा था. तो ये मैंने आपकी मतलब प्रीवियसली जो हमने डिस्कस किया था उसको थोड़ा सा रिवाइज कर लिया ताकि आप आज की डिस्कशन को क्या कर सकें, समझ सकें. सो E1 रिएक्शन के हवाले से अगर आप देखें कि लीविंग ग्रुप पहले स्टेप के ऊपर लीव करता है, कार्बोकैटाइन बनता है और फिर कार्बोकैटाइन जो पॉजिटिवली चार्ज कार्बन है उसके जो एडजेसेंट कार्बन है उससे प्रोटॉन लूज़ होता है बाय द न्यूक्लियोफाइल या अटैकिंग बेस. ठीक है, अब जो कार्बोकैटाइन फर्स्ट स्टेप जो रेट डिटर्मिनिंग स्टेप है उसके अंदर बन गया, तो वो कार्बोकैटाइन क्या है, प्लेनर है. सो प्लेनर होने की वजह से जो डिपार्टिंग प्रोटॉन है वो दोनों साइडों से जो है वो जो पॉजिटिवली चार्ज कार्बन है उसकी दोनों साइडों से रिमूव किया जा सकता है. यानी कि आपका जो बेस है वो दोनों साइडों से उस प्रोटॉन को क्या कर सकता है, अप्रोच कर सकता है. दूसरे लफ्ज़ों में क्या है कि सिन एलिमिनेशन भी पॉसिबल है, एंटी एलिमिनेशन भी हो सकती है. तो नतीजतन क्या होगा कि दोनों E और Z प्रोडक्ट हैं उनके बनने के चांसेस हैं और दोनों ही बनती हैं. नो डाउट एक आपकी मेजर प्रोडक्ट होगी, एक आपकी माइनर होगी, डिपेंडिंग अपॉन दी बल्कीनेस ऑफ द ग्रुप. तो लेकिन यहाँ पे E2 के हवाले से जहाँ पे था कि बीटा कार्बन के पास एक हाइड्रोजन है तो एक प्रोडक्ट बनेगी, अगर दो हाइड्रोजन है तो दोनों प्रोडक्ट बनेगी, वो वाला केस नहीं है. यहाँ पे चाहे एक हाइड्रोजन है या दो हाइड्रोजन है, हमेशा दोनों प्रोडक्ट बनेगी. E भी बनेगी, Z भी बनेगी, एक मेजर होगी एक माइनर होगी, डिपेंडिंग अपॉन द स्टेबिलिटी. ठीक हो गया. सो हम कॉन्सिक्वेंटली क्या कह सकते हैं कि E1 रिएक्शन के हवाले से चूँकि कार्बोकैटाइन प्लेनर बन जाता है, सिन और एंटी एलिमिनेशन दोनों ही हो सकती हैं, लिहाजा हमारे पास बोथ द E एंड Z प्रोडक्ट्स आर फॉर्म्ड रिगार्डलेस ऑफ वेदर द बीटा कार्बन फ्रॉम विच द प्रोटॉन इज बीइंग रिमूव्ड इज बॉन्डेड टू वन
आर 2 हाइड्रोजन एटम। ठीक है, ये एग्जांपल से आपको क्लियर कर सकते हैं। मैंने दोनों एग्जांपल्स यहाँ पे कोट की हैं। अब सपोज पहली एग्जांपल अगर आप देखें तो यहाँ पे ये आपका कार्बन है जहाँ से प्रोटॉन में लूज़ होना है, दूसरे लफ्ज़ों में ये आपका पॉजिटिव चार्ज है। अब इसके हमसाए के अंदर एक कार्बन ये है जिसके पास 2 बीटा हाइड्रोजन है, एक कार्बन ये है जिसके पास 3 बीटा हाइड्रोजन है। ठीक हो गया। तो अब यहाँ पे ये जो पॉजिटिव चार्ज बन गया है, अब अगर यहाँ से आपकी जो यहाँ से अगर हाइड्रोजन जाता है तो फिर ई और जी वाली तो कहानी है ही ख़त्म। ठीक है ना, आपको पता है ना, ई और जी वाली कहानी ख़त्म क्यों हुई? क्योंकि यहाँ पे अगर ये इस कार्बन और इस कार्बन के दरमियान डबल बॉन्ड बनेगा तो आपके पास क्या बनेगी, 1 ब्यूटीन बनेगी, और ये इसके जो ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स पॉसिबल ही नहीं होंगे। तो ये तो हमारी पॉसिबल प्रोडक्ट में ये मिनिमम परसेंटेज में बनती है। अब जो हमारी मेजर प्रोडक्ट है वो इसी कार्बन से हाइड्रोजन जाने की वजह से बनेगी। अब मेजर प्रोडक्ट के 2 ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स पॉसिबल हैं, दैट इज़ ई एंड जी, यानी कि 2 ब्यूटीन हमारी मेजर प्रोडक्ट है ना, तो उसके 2 आइसोमर्स पॉसिबल हैं, दैट इज़ ई 2 ब्यूटीन और जी 2 ब्यूटीन। वो कब बनेगी? जब इस बीटा हाइड्रोजन कार्बन से हाइड्रोजन रिमूव होगा। अब इस बीटा कार्बन के पास कितने हाइड्रोजन हैं? 2 हाइड्रोजन हैं। अब इन 2 हाइड्रोजन में से कोई भी हाइड्रोजन जाए, ठीक है ना, कोई भी पॉसिबल है, तो यहाँ पे ये ई प्रोडक्ट बन सकती है और जी प्रोडक्ट बन सकती है। ठीक है ना, क्यों? क्योंकि जो एडजेसेंट कार्बन है ये अब क्या है, प्लेनर है। तो ये पैटर्न जो है ये बिल्कुल सेम है E2 के साथ, क्योंकि वहाँ पे भी अगर बीटा कार्बन के पास 2 हाइड्रोजन हैं तो वहाँ पे जो आपकी मेजर प्रोडक्ट है उसके 2 ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स दोनों ही बनते हैं, एक मेजर होता है एक माइनर होता है। क्यों मेजर और क्यों माइनर होता है? डिपेंडिंग अपॉन दी बल्कीनेस ऑफ द ग्रुप। अब यहाँ पे ये 2 बल्की ग्रुप एक साइड के ऊपर हैं तो इसका मतलब ये हमारी माइनर प्रोडक्ट होगी, क्योंकि यहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक रिपल्शंस क्या होंगी, ज़्यादा होंगी कंपैरेटिव टू E2 ब्यूटीन। यहाँ पे ये 2 ग्रुप आपस में क्या हैं, एक दूसरे की अपोजिट साइड पे होने की वजह से ये हमारी मेजर प्रोडक्ट बनेगी। तो यहाँ पे आपके पास क्या है, 2 प्रोडक्ट जो आपकी मेजर प्रोडक्ट के 2 ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स में E2 ब्यूटीन आपका क्या है, मेजर प्रोडक्ट है, और यहाँ पे बोथ E एंड Z प्रोडक्ट बनती हैं। ठीक है, अब ये केस देखें। अब अगर E2 रिएक्शन के हवाले से देखते हैं तो यहाँ पे ये जो कार्बन है जहाँ से लीविंग ग्रुप जा रहा है, इसकी ये वाली कार्बन के पास क्या है, एक ही हाइड्रोजन है, तो यहाँ पे एक ही प्रोडक्ट पॉसिबल थी। लेकिन E1 के हवाले से देखें तो ये जो कार्बन पॉजिटिव आयन है ये sp2 हाइब्रिडाइज होने की वजह से प्लेनर हो गया। अब हाइड्रोजन को जो है उसकी जो बेस है वो ऊपर से नीचे से दोनों से इस हाइड्रोजन को क्या कर सकता है, रिमूव कर सकता है। तो यहाँ पे सिन और एंटी एलिमिनेशन दोनों ही पॉसिबल हैं। तो लिहाजा क्या होगा कि यहाँ पे E2 रिएक्शन के अंदर अगर इस तरह की सिचुएशन हो जहाँ पे बीटा कार्बन के पास क्या हो, जो मेजर प्रोडक्ट को लीड करने वाली जो बीटा कार्बन है उसके पास क्या हो, एक ही हाइड्रोजन हो, तो उस सूरत में एक ही कॉन्फ़िगरेशनल ज्योमेट्रिकल आइसोमर पॉसिबल होता था। लेकिन यहाँ पे क्या है, E1 रिएक्शन के अंदर चूँकि ये 2 स्टेप के अंदर रिएक्शन है और जो आपका इंटरमीडिएट है वो प्लेनर है, तो यहाँ पे सिन और एंटी एलिमिनेशन दोनों ही पॉसिबल हैं। और वो कार्बन जो कि लीड करती है आपकी मेजर प्रोडक्ट को, उसके ऊपर अगर एक हाइड्रोजन भी मौजूद है तब भी आपके पास दोनों ही प्रोडक्ट बन सकती हैं, ई भी बन सकती है, जी भी बन सकती है। नो डाउट जो ई प्रोडक्ट है जिसके अंदर बल्कि ग्रुप एक दूसरे की अपोजिट साइड पे हैं, तो वहाँ पे वो मेजर प्रोडक्ट है, और जो जिसमें दोनों बल्कि ग्रुप एक साइड के ऊपर हैं वो हमारी क्या है, माइनर प्रोडक्ट है। तो आप इस डिस्कशन में फोकस आपने कहाँ पे करना है, उस कार्बन के ऊपर जिसके ऊपर जहाँ से हाइड्रोजन जाने से आपकी मेजर प्रोडक्ट बनती है, और उस मेजर प्रोडक्ट के 2 ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स पॉसिबल हैं। तो चाहे उस कार्बन जो आपके मेजर प्रोडक्ट को लीड कर रही है उसके अंदर फर्दर एक हाइड्रोजन हो या दोनों हाइड्रोजन हो, दोनों सूरतों में आपके पास यहाँ पे मिक्सचर ऑफ ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स बनता है, और वो मिक्सचर के अंदर वो प्रोडक्ट डोमिनेट करती है जिसके अंदर बल्कि ग्रुप क्या होते हैं, अपोजिट साइड के ऊपर होते हैं। तो ये डिस्कशन थी, द मेजर प्रोडक्ट इज़ द वन विद द बल्किएस्ट ग्रुप ऑन द अपोजिट साइड ऑफ द डबल बॉन्ड बिकॉज इट इज़ द मोर स्टेबल अल्कीन।
सो ये जनाब स्टीरियोकेमिस्ट्री के हवाले से डिस्कशन है। अगर आपको कोई चीज़ क्लियर ना हुई हो तो आप पूछ सकते हैं। ठीक हो गया। तो यहाँ पे जो इक्वेशन में वही प्रोडक्ट शो की गई है जो कि मोर सब्स्टिट्यूटेड अल्कीन को लीड करती है। ठीक है, जो लेस सब्स्टिट्यूटेड अल्कीन को लीड करती है उसको हमने शो नहीं किया, यानी कि दूसरे लफ्ज़ों में हमने सिर्फ स्टीरियो आइसोमर्स जो हैं उनको आपस में डिस्कस किया। एडिशन के हवाले से अगर हम बात करें तो ये तो तय है कि प्राइमरी अल्काइल हाइड जो हैं अंडरगो ओनली E2 एलिमिनेशन रिएक्शन, दे कैन नॉट अंडरगो E1 एलिमिनेशन रिएक्शन बिकॉज ऑफ द डिफ़िकल्टी इनकाउंटर्ड इन द फार्मेशन ऑफ प्राइमरी कार्बोकेटाइन। आपको पता है कि प्राइमरी कार्बोकेटाइंस आर टू अनस्टेबल टू बी फाउंड। सो E1 रिएक्शन के अंदर पहला स्टेप, स्लोएस्ट स्टेप क्या है? फार्मेशन ऑफ अ कार्बोकेटाइन। सो E1 रिएक्शन प्राइमरी अल्काइल हाइड तो देते ही नहीं है। सेकेंडरी और टर्शियरी अल्काइल हाइड जो है वो दोनों E2 रिएक्शन भी दे सकते हैं, E1 रिएक्शन भी दे सकते हैं। ये उसका टेबल है, अगर हमने यहाँ पे समराइज़ किया है। सो प्राइमरी अल्काइल हाइड कैन अंडरगो ओनली E2 रिएक्शन, ये E1 में तो जा ही नहीं सकते। यहाँ पे रिलेटिव रिएक्टिविटीज़ की बात नहीं कर रहे, वो हम बाद में डिस्कस करेंगे। यहाँ पे सिर्फ चांसेस की बात हो रही है कि अगर आपके पास सबस्ट्रेट के ऊपर प्राइमरी अल्काइल हाइड है तो ओनली ऑप्शन आपके पास E2 रिएक्शन बनता है। हालांकि उसकी रिएक्टिविटी भी कम है, लेकिन ऑप्शन क्या बचता है? सिर्फ E2 रिएक्शन बनता है। सेकेंडरी अल्काइल हाइड E1 भी दे सकते हैं, E2 भी दे सकते हैं, हमने एग्जाम्पल्स भी डिस्कस की। इसी तरह टर्शियरी अल्काइल हाइड E1 भी देते हैं, E2 भी देते हैं। सो वो अल्काइल हाइड यानी कि सेकेंडरी और टर्शियरी जो कि दोनों E2 और E1 रिएक्शन दे सकते हैं, उनके लिए हम जो लॉजिक्स क्रिएट करते हैं वो ये है कि E2 रिएक्शन उन्हीं कंडीशंस, उन्हीं फैक्टर्स के ऊपर डिपेंड करता है जिन फैक्टर्स के ऊपर SN2 रिएक्शन डिपेंड करता है। दैट इज़ वाई E2 रिएक्शन उन्हीं कंडीशन से फेवरेबल होता है जिन कंडीशन के अंदर SN2 रिएक्शन फेवरेबल है, और इसी तरह E1 रिएक्शन उन्हीं कंडीशंस के अंदर फेवरेबल है जिन कंडीशंस के अंदर SN1 रिएक्शन फेवरेबल है। तो हम कह सकते हैं कि E2 रिएक्शन इज़ फेवर्ड बाय हाई कंसंट्रेशन ऑफ अ स्ट्रॉन्ग बेस एंड एन aprotic polar solvent, and in E1 reaction is favored by a weak base and a protic polar solvent like water and alcohol। ये डिस्कशन हम सॉल्वेंट की SN2 में कर रहे हैं, इसको दोबारा करने की ज़रूरत नहीं है। तो जो aprotic पोलर सॉल्वेंट है वो जिस तरह SN2 रिएक्शन को फेवरेबल है, इसी तरह E2 रिएक्शन को भी फेवर करते हैं। और इसी तरह अगर आपका न्यूक्लियोफाइल या बेस जितना स्ट्रॉन्ग होगा उतना ही ये फेवरेबल होगा, और जितनी उसकी कंसंट्रेशन ज़्यादा होगी उतना ही E2 रिएक्शन फेवरेबल होगा, जस्ट लाइक SN2 रिएक्शन। इसी तरह E1 रिएक्शन में चूँकि आपका जो बेस है वो रेट डिटर्मिनिंग स्टेप में इन्वॉल्व ही नहीं है, तो अगर आप उसकी कंसंट्रेशन कम भी कर लेंगे तो उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि वो रेट डिटर्मिनिंग स्टेप में इन्वॉल्व नहीं है। लेकिन अगर आप उसकी स्ट्रेंथ को कम करते हैं तो चूँकि E2 रिएक्शन लेस फेवरेबल हो जाता है, तो दूसरे लफ्ज़ों में दुश्मन का दुश्मन दोस्त बन जाता है, तो वो E1 रिएक्शन को क्या करता है? फेवरेबल हो जाता है। इसी तरह जो प्रोटिक सॉल्वेंट हैं वो आपके E1 रिएक्शन को क्या करते हैं? फेवर करते हैं। जो एप्रोटिक पोलर सॉल्वेंट है वो लाइक DMS और DMF वो E2 को फेवरेबल करते हैं। दूसरे लफ्ज़ों में आपने जो कंडीशन SN2 के लिए फेवरेबल करार दी थी वही E2 के लिए याद रखें, और जो आपने SN1 के लिए फेवरेबल करार दी थी उनकी डिस्कशन हमने डिटेल के साथ कर ली थी, वो आप E1 के लिए जहन में रखें। सो फर्दर डिटेल के लिए जो है आप पढ़ सकते हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री बाय पॉला वाई ब्रूस। ठीक है, तो इसमें आपको काफ़ी सारी डिटेल्स मिल जाएंगी। तो आज हमने इसकी स्टीरियो केमिस्ट्री E1 रिएक्शन की और उसका कंपटीशन E2 से डिस्कस कर लिया है। जो अल्काइल हाइड E2 और E1 दोनों दे सकते हैं, तो अगर आपने वहाँ पे E2 प्रोडक्ट को डोमिनेट करवाना है तो आप वो कंडीशन अप्लाई करें जो SN2 को फेवरेबल हैं, और यानी कि हाई कंसंट्रेशन ऑफ स्ट्रॉन्ग बेस और एप्रोटिक पोलर सॉल्वेंट। और जहाँ पे आपने E1 को डोमिनेट करवाना है तो वहाँ पे आप वीक बेस इस्तेमाल करें और पोलर सॉल्वेंट इस्तेमाल करें लाइक वाटर एंड एथेनॉल। तो ये डिस्कशन थी जो हमने कर ली। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम एलिमिनेशन रिएक्शन की कंपटीशन पढ़ेंगे विद सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, और इस डिस्कशन को इंशाल्लाह ख़त्म करेंगे। अल्लाह हाफिज़, फ़ी अमान अल्लाह।